करेंगे ही, तो फिर मुझे कोई एतराज नहीं। क्यों? मैं तो एक ऐसा इंसान हूँ कि अगर फुल साउंड में डीजे बजा दीजिएगा तब भी हम पढ़ लेते हैं। हमारी क्वालिटी है, ये अपनी क्वालिटी में कहता हूँ, बाकी लोग नहीं पढ़ पाएंगे। डीजे बजा दिया जाए सामने तो पढ़ाई बंद कर देंगे, या तो बंद करवाएंगे, डीजे वाले सड़ जाएंगे, भाई हमको पढ़ना है, हटो यहाँ से, नहीं तो पढ़ाई छोड़ देंगे अपना वो। पर हमारे सामने डीजे भी बजा दोगे ना, पूरा डम 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 पूरा फुल साउंड में, तभी हम तुमको पढ़ कर दिखा सकते हैं। इसलिए मुझे आपके बात करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इसलिए बोल देता हूँ कि बात मत करो, क्योंकि हमें लगता है कि अगर आप बात करेंगे तो हम जो सिखा रहे हैं वो आप तक नहीं पहुंचेगा, और आप तक नहीं पहुंचेगा तो किसका नुकसान, मेरा या आपका? आपका। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि भैया आप लोग कंसंट्रेट होकर क्लास में देखिए, ये मेरा आपसे राय है, सलाह है, बाकी आपकी मर्जी। भैया आप जानते हैं कि 1830 में क्या आया, पूरी दुनिया की जनसंख्या कितना हो गया? 1 अरब। 1 अरब भी पूरी दुनिया नहीं हुआ था। 1799 में 98 में दुनिया 1 अरब भी बोलो नहीं हुआ था। उस समय माल्थस ने जनसंख्या के बारे में चेताया। जनसंख्या के बारे में क्या किया? चेताया कि कंट्रोल कर लो, नहीं तो कर दिए जाओगे। कंट्रोल कर लो, खुद से करोगे तो तकलीफ नहीं होगा, लेकिन जब कंट्रोल कर दिए जाओगे तो ज्यादा तकलीफ होगा। बोलो वो कैसे? मान लो कि तो उन्होंने कहा कि जनसंख्या जिस गति से बढ़ता है उस गति से भोजन का उत्पादन नहीं होता। जनसंख्या जिस गति से बढ़ता है, उन्होंने रिसर्च किया और कहा कि जनसंख्या जिस गति से बढ़ रहा है उस गति से भोजन का उत्पादन नहीं बढ़ रहा है। जनसंख्या एक समय में इतनी हो जाएगी कि उसको खिलाने के लिए भोजन हमारे पास नहीं होगा और लोग भूख से मर जाएंगे। उससे अच्छा है कि पहले ही कंट्रोल कर लो, बाद में भूख से मरे उससे पहले ही कंट्रोल कर लो। माल्थस ने क्या किया? बोलो, बोलना भी है, एकदम से शांत मूर्ति स्टैचू नहीं बनना है। डांट दिए तो एकदम पूरा सीरियस हो गए, सर अब बोलेंगे ही नहीं, है ना? बोलो, क्योंकि तुम ही लोग देश के क्या हो? भविष्य हो। आगे चल के तुम्ही को इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी और क्या बोलते हैं उसको, निर्मला सीतारमन, वित्त मंत्री कौन है? भारत के फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमन। नेक्स्ट हो सकता है कि कंगना रनौत, नहीं सॉरी गलती से बोल दिया आजकल चर्चा में है ना? बन सकते हैं अगला, क्या नहीं बन सकती है? तब कोई भी भारत लोकतंत्र है, यहाँ सबको कुछ भी बनने का अधिकार है, यहाँ कोई भेदभाव है क्या? इंडिया में कोई भेद नहीं। चलो, तो उन्होंने चेताया कि भैया चेत जाओ, खुद कंट्रोल कर लो, नहीं तो नेचर कंट्रोल कर देगी। एक बच्चा भूख से मर जाए जन्म लेने के बाद तो माँ बाप को क्या होता है? ज्यादा तकलीफ। लेकिन जन्म देने से पहले ही चेत जाए, जन्म दे ही नहीं तो उतना तकलीफ होगा? उतना तकलीफ होगा नहीं होगा। तो क्या होगा? चेत जाइए। लेकिन दुनिया के लोग उस पर हंसा, माल्थस के ऊपर लोग क्या किया? हंसने लगा। बताओ, अभी हम लोग 1 अरब भी नहीं है, पागल हो गया माल्थस, बेवकूफ कहीं का, कंट्रोल करने कह रहा है। और आज क्या लग रहा है? अब क्या लग रहा है? माल्थस सही था। करीब 220-22 साल बाद लग रहा है कि माल्थस सही था यार। उसमें लोग इसको पागल करार दे दिए थे, आज सही है। बोला कंट्रोल कर लो बाबू, नहीं तो कंट्रोल होगा नहीं। फिर उसने कहा, माल्थस ने कहा कि जनसंख्या वृद्धि यानी पीजी माने पेइंग गेस्ट नहीं, आजकल लोग पीजी ढूंढते हैं, खाना पीना सब फ्री रहता है, एक कमरे में 3 लोग रहते हैं, है ना? तो उसको पीजी कहते हैं। वो पीजी नहीं, पीजी मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ। पीजी का मतलब पॉपुलेशन, अरे पीजी माने जनसंख्या वृद्धि, पॉपुलेशन ग्रोथ। लिख देते हैं ज दे के सुना, अब वृद्धि दे के सुना, अब हो जाएगा जनसंख्या वृद्धि। उसने कहा कि जनसंख्या वृद्धि जो होता है वो होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के हिसाब से। आप पढ़े होंगे, अगर आईसीएसई बोर्ड होगा तो 10th में पढ़े होंगे, सीबीएसई बोर्ड होगा तो 10th में पढ़े होंगे, अब बिहार बोर्ड होगा तो +2 में पढ़े होंगे। और जो भोजन उत्पादन होता है, फूड प्रोडक्शन, भोजन उत्पादन, वो होता है जीपी, सॉरी गलत बोल दिया, ये होता है जीपी के हिसाब से और ये होता है एपी के हिसाब से। उन्होंने कहा भोजन उत्पादन होता है एपी के हिसाब से, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और जनसंख्या वृद्धि होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन।
गुणात्मक श्रेणी बोलते हैं उसको। ये किसने कहा? माल्थस ने। माल्थस की थ्योरी में इतना ही था। पूछा माल्थस थ्योरी में क्या क्या था, तो क्या बोलेंगे कि जनसंख्या बढ़ेगा जीपी के हिसाब से, भोजन उत्पादन होगा एपी के हिसाब से। क्लियर है? किसने कहा? माल्थस। देखो एपी का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी लिख दो, और जीपी का मतलब 1 2 4 8 16 32 64। देखो रटो मत, समझो, हम गणित भी जानते हैं इसलिए बता देता हूं। अगर डिफरेंस सेम, दोनों के बीच का डिफरेंस सेम हो, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 2 लगातार संख्या के घटाने से एक समान आ रहा है डिफरेंस। अगर हम लिखते हैं 2 4 6 8 10 12 14 16, देखो तो 4 में से 2 गया, 6 में से 2 4 गया, 8 में से 6 गया 2, 10 में से 8 गया 2। हर जगह डिफरेंस सेम आ रहा है, हर जगह डिफरेंस सेम आ रहा है। इसका मतलब ऐसा कोई भी सीरीज दुनिया का जिसमें आगे की संख्या से पीछे की संख्या घटाने पर आगे पीछे बेंच खाली किया जाएगा, कुछ आने का जरूरत है? सुनो, मैं ये कह रहा हूं कि दुनिया का ऐसा कोई भी सीरीज जिसके बीच का आगे पीछे का डिफरेंस क्या हो, बोलना भी है यस नो बराबर बराबर हो। खाना नहीं खाते क्या आप लोग? लगातार संख्याओं का अंतर, कुछ लोग एकदम कसम खा के बैठे, ना बोलेंगे जी आपको जो करना है कर लीजिए, हम ले आएंगे छड़ी बांस वाला, अब मार लेंगे सबाक सबाक सबको देंगे। क्या सोच रहे हो? मतलब आप उकसा रहे हैं कि सर पीटते कहाँ है? हाँ लाइन से। ऐसे भी गुरु जी के छड़ी में अमृत होता है नहीं? एक बार आगे चलते हैं। आलतू फालतू बातों में खूब मजा आता है, पढ़ाई में कोई मजा नहीं भैया। जनसंख्या वृद्धि एपी के हिसाब से, एपी का मतलब ऐसा कोई भी सीरीज जिसके आगे वाली संख्या को घटाने पर पीछे वाले से एक समान नंबर आ जाए। अभी हम एपी समझा रहे हैं, मैं एक बात बता रहा हूँ, अभी एपी समझा रहा हूँ, छोड़िए उस बात को, उस कभी बोल दो तो छोड़िए। अब बोल दिए जीपी के अनुसार, वहां लिख दिए ना। अच्छा अच्छा, कथनी पर भरोसा होना चाहिए, लेखनी पर नहीं कहता आदमी कि देखिए बोल दिए आप, लेकिन लिख के दे दीजिएगा ज्यादा सही रहे। नहीं बोलता आदमी कि सर ठीक है रमेश तुमको हम टेंशन मत तो कल आना, ज्वाइनिंग लेटर दे देंगे, कल तुमको डीएसपी बना देंगे। है मान लीजिए हम यहाँ के पुलिस महानिदेशक है, आपको दे दिए तो सर आपके बात पर हमको भरोसा नहीं, लिख के दे दीजिए हम, पर जाओ ना देंगे, जाओ तुमको भरोसा नहीं है तो। हाँ लिखतंत्र नहीं बकतंत्र, वाह बड़ा व्यवहारिक आदमी। तो भैया एपी, एपी का मतलब जब दो लगातार संख्याओं के बीच का डिफरेंस समान हो उसको क्या बोलते एपी। जीपी जब भाग दे, डिफरेंस नहीं डिवाइड करे, 1 से 2 में भाग दीजिए कितना भागफल आएगा? क्वेश्चन कितना आएगा? 2, 2 से 4 में भाग दीजिए कितना आएगा भागफल? 2 दूनी 4, 4 से 8 में भाग दीजिए 4 दूनी 8, 8 से 16 में भाग दीजिए 8 दूनी 16, 2 मरतबे कट जाएगा, 16 दूनी 2, 32 दूनी 64 2। ऐसा दुनिया का कोई सीरीज जिसमें आगे की संख्या में पीछे की संख्या से भाग देने पर एक बराबर आ जाए भागफल, तो उसे क्या बोलेंगे? जीपी। जिसे बोलते 3 सब मीटर बड़ा जीपी 1 2 4 8 16 32 64। सुनो 3 9 27 81, देखो तो 3 से 9 भाग दो कितना आएगा? 3 तिहाई 9, 9 तिया 27, यहाँ भी 3 आएगा, 27 तिहाई कहा से यहाँ भी 3 आएगा, हर जगह 3 आ रहा है। इसका मतलब एबी सीरीज क्या है? एबी सीरीज क्या है? जीपी। दुनिया का ऐसा कोई सीरीज पकड़ना कौन एपी कौन जीपी तो पकड़ लोगे, अब से घटा के देखेंगे हर जगह सेम आ गया तो एपी है, भाग देके देखेंगे सेम आ गया जीपी है। कहीं भूलेंगे? नहीं भूलेंगे। हम यही चाहते भी यानी कि जनसंख्या ऐसे बढ़ता है, लेकिन फूड ग्रोथ ऐसे होता है। मतलब अगर हम देखें तो पॉपुलेशन ग्रोथ होता है जीपी के हिसाब से 1 2 4 8 16 32 64, और फूड प्रोडक्शन होता है
एपी के हिसाब से 1 2 3 4 5 6 7, ये हम नहीं बोल रहे, मालथस बोल रहे थे। ये कौन बोल रहे थे ऐसी बात? ऐसी बाकी बाकी बातें कौन कर रहा था उस समय? मालथस कर रहे थे उस समय। देखो जनसंख्या 1, भोजन भी 1, कोई दिक्कत नहीं, खा पी के बराबर कर देंगे, टेंशन नहीं है। जनसंख्या 2, भोजन 2, खा पी के इक्वल कर देंगे, कोई टेंशन नहीं है। अभी तक नहीं है। अभी तक मालथस लोग क्या बोलेंगे? पागल बोलेंगे। यहाँ तक मालथस लोग क्या बोलेंगे? कि बेवकूफ है, कोई बुझाता सुझाता नहीं, इसी बोल दिया कि कंट्रोल कर लीजिए, कंट्रोल कर लीजिए। काहे कंट्रोल कर ले? अभी ये कर भी नहीं हुए महाराज, है ना। 4, अब भोजन उत्पादन 3, अब मालथस थोड़ा सही सही लग रहे होंगे। जनसंख्या 8, भोजन 4, जनसंख्या 16, भोजन 5। आदमी अब एक दूसरे की चमड़िया मांस नोच के खाने लगेगा। ऐसा भी हुआ है एक बार, जब इंसान इंसान को खाने लगा था भारत में। कब हुआ था? एक सुना होगा आपने, सन्यासी विद्रोह। हिस्ट्री वाले से पढ़ाए होंगे आप लोग को, एक विद्रोह, जनजातीय विद्रोह पढ़ाए होंगे। मॉडर्न शायद नहीं पढ़ाए होंगे, अभी मॉडर्न स्ट्रीम पढ़ाएंगे। सन्यासी विद्रोह, सन्यासी विद्रोह पढ़ाए? हाँ कर देंगे, अब तो पढ़ाएंगे, बात की बात है, चलो वहां पर चर्चा मत करो। सन्यासी विद्रोह के समय क्यों हुआ सन्यासी विद्रोह? बंगाल में एक भयानक अकाल पड़ा था। आदमी आदमी को घात लाए बैठा रहता था, खा जाता था, क्योंकि 25 दिन से भूखे हैं इंसान, कुछ मिल ही नहीं रहा है, क्या करेगा? घास भी नहीं है, घास भी सूख चुका है, वो भी नहीं खा सकता नोच करके। ऐसी स्थिति हो गई थी। ये बात लिखा है, एक उपन्यास है ना, आनंद मठ, आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। वंदे मातरम वहीं से लिया गया है। क्वेश्चन आता है परीक्षा में कि वंदे मातरम जो है ना राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान नहीं, राष्ट्रगान तो हमारा जन गण मन है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। राष्ट्रीय गीत पूछे तो वंदे मातरम, झंडा गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा गीत विजय विश्व तिरंगा, इसे क्वेश्चन आते रहता है। झंडा गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रगान जन गण मन। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहां से लिया गया है? आनंद मठ उपन्यास से। आनंद मठ क्या है? एक उपन्यास है, जो इसको किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय, एक बात है, बंकिम चंद्र चटर्जी या कहेंगे चट्टोपाध्याय, टाइटल पे मत जाना। बंकिम चंद्र ने लिखा आनंद मठ उपन्यास, उसी उपन्यास में लिखा गया है वंदे मातरम। वंदे मातरम वहीं से लिया गया। पूरे उपन्यास बंगला में है, पूरे उपन्यास बंगला में है, लेकिन एक आनंद मठ अकेला उपन्यास है। तो आनंद मठ पूरे उपन्यास बंगला में है, लेकिन उसमें जो अकेला वंदे मातरम है जो संस्कृत में लिखा गया था। पूरा उपन्यास को किसमें लिखा गया? बंगला में, पूरे उपन्यास को बंगला में, लेकिन उसमें जो वंदे मातरम लिखा गया है उसके अंदर वो किसमें है? क्वेश्चन आता है कि वंदे मातरम की मूल भाषा क्या है? वंदे मातरम कहां से लिया गया? आनंद मठ से। आनंद मठ किस भाषा में? बंगला में। पर वंदे मातरम किसमें है? संस्कृत में। किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी। उस किताब में ही लिखा है, मैं पढ़ा हूं उस किताब को, कि आदमी आदमी को खाने लगा था, स्थिति ऐसी हो गई था काल में। तो भैया अब दिक्कत हो गया। ये मालथस का सिद्धांत था। क्वेश्चन आ जाए कि भैया मालथस सिद्धांत क्या है, तो क्या बोलेंगे? जनसंख्या वृद्धि होता है जीपी के हिसाब से, और फूड प्रोडक्शन होता है एपी के हिसाब से। समझ में आ रहा है बात? बस यही हो गया मालथस का सिद्धांत। इसको नोट, उस ग्राफ को नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लो। जीपी है जी, नोट करना है, इसमें भी कंजूसी मत करो। बोलने में कंजूसी तो करिए रहे हो, है ना। जो भी खाओ पूरा खाओ। हम जान रहे हैं कमजोरी है इसलिए नहीं बोल पा रहे हो तुम लोग, शरीर में कुछ कमजोरी चल रहा है। दाले भात चोखा खाओ, लेकिन एकदम पूरा एकदम दबा के खाओ, नहीं कहते दबा के खाना, पूरा जम के खाओ, नहीं जी। इससे बढ़िया कोई भोजन है? खिचड़ी, दाल भात चोखा, अचार, तेल में डूबा हुआ आम का अचार मिल जाए तो और बढ़िया बात है, नहीं जी। इससे बढ़िया कोई भोजन नहीं है। हमको सबसे बढ़िया भोजन यही लगता है, और सत्तू वाला लिट्टी, सत्तू वाला आग वाला नहीं होता है, लिट्टी चोखा इंटरनेशनल भोजन है बिहार का। तो ये हम लोग ठेठ बिहारी हैं, हमको तो हर दिन खिचड़ी मिल जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। खिचड़ी मैंने बढ़िया, उसमें मूंग का दाल डला हो, मिक्सचर दाल डला हो, उसके अंदर खड़ा मसूर जो होता है वो भी डला हो, तब हम बढ़िया बनाते हैं खिचड़ी। पॉपुलेशन ग्रोथ के नीचे लिखे एपी, ये लिखे, हो गया।
सुपाच्य भोजन है। खिचड़ी क्या है? सुपाच्य, कभी नुकसान नहीं करेगा आप। खिचड़ी में से दाल हल्दी हटा लिए तो माड़ वाला चावल है ना, पेट खराब होने के बाद इंसान को रिकमेंड किया जाता है, ज्यादा अगर दस्त हो गया तो क्या बोलते हैं कि माड़ वाला चावल कुछ दिन खाइए, फिर कुछ दवाई ववाई ले लीजिए, इलेक्ट्रल पाउडर या फिर क्या बोलते हैं ORS। नहीं ORS है तो नमक चीनी का घोल मिला के पीते रहिए। अब नमक चीनी भी घर में नहीं है तो फिर नींबू और नमक मिला के पीजिए। चीनी नहीं है तो चीनी महंगा लग रहा है आपको अगर, तो नमक और नींबू भी वही बनाता है, ORS ही बनाता है। या तो नमक नींबू बनाइए या तो चीनी नमक बनाइए, दोनों ORS का काम करता है ना। 1 चम्मच चीनी 1/4 नमक, जितना चीनी उसके 1/4 नमक मिला करके बनाइए, ORS बनता है वो। हम लोग देसी आदमी हैं, हम लोग उसी ORS के पीते हैं, कुछ खरीद के लाते नहीं है। वैसे एक्सरसाइज प्रॉपर खाना खाइए, टाइम से खाइए, एक्सरसाइज कीजिए, कभी वैसा होना ही नहीं पड़ेगा। दस्त की जरूरत कब पड़ता है? जब इंसान कुछ देखा बढ़िया बना हुआ पार्टी फ्री का, हाँ हो गया, अगले दिन शुरू। हाँ लेकिन तो फिर बाद में जितना खाएं उतना निकलेगा वहां पैसा, पानी उन्हें चढ़ाना पड़ गया तो और दिक्कत हो जाएगा। पूछा जाए कि मालथस जनसंख्या, आप बताइए मालथस आज तो बुलवाएंगे, मालथस जनसंख्या वृद्धि किस दर से बताया? AP की GP? GP थोड़ा सुनाई नहीं दिया, GP है ना। 1 सेकंड में कहिएगा, देखिए 1 सेकंड हो गया भाई, बोलिए कि 1 मिनट में आ रहे हैं, 2 मिनट में आ रहे हैं, ये क्या 1 सेकंड हुआ? इंडिया का ही तो दिक्कत है, आ रहे हैं 5 मिनट में। अगर इंडिया कोई आदमी आपसे कहा है कि 5 मिनट में आ रहे हैं, आप आधा घंटा मान के चलिए कि लेट आना है। कोई बोला कि आधा घंटा में आ रहे हैं, समझे कि 2 घंटा कम से कम मानने के चलिए आप। चलिए आप बताइए, मालथस ने भोजन उत्पादन किस दर से माना? AP, ठीक है। जो कम बोलता है उससे बुलवाएंगे, सबसे नहीं बुलवाएंगे। जो तेज बोल लेता है उससे नहीं बुलवाएंगे। ड्राइवर साहब कौन है ये? है क्या? अच्छा तो हाँ, मैं तो स्कूटी भी नहीं चला पाता। क्या नाम है? नाम आपका क्या है? रघुवीर कुमार। ठीक है, सर बोलते सब लोग मत बोलिए, रघुवीर जी हैं ये, कितना बढ़िया नाम है। गलत है किसी भी। देखो एक बात बताओ, एक चीज जीवन में सीखो, जीवन में कुछ सीखो या मत सीखो, एक चीज जरूर सीखो कि अगर आपके कमेंट से किसी को बुरा लग रहा है तो प्लीज, पढ़े लिखे लोगों का कर्तव्य है कि कमेंट ना करें, नहीं तो फिर आप में और अनपढ़ में क्या फर्क पड़ेगा। किसी को लंगड़ा व्यक्ति है उसको करे लंगड़ा है लूला है, ऐसा कर रहे हैं आप, इसका मतलब आपसे अनपढ़ तो कोई दुनिया में है ही नहीं, आपसे बाह्या तो जाहिल दुनिया में कोई है ही नहीं। अगर किसी के आपके कमेंट से बुरा लगे जीवन में कभी भी, एक बात आज याद कर लो, कभी भी आपकी बातों से किसी को बुरा लग जाए केवल बात से, तो वो बात आप ना करें, ये मेरा राय है। बाकी अपनी मर्जी है, आप जीवन तो आपको जीना है, क्या करेंगे आप समझे। अगर ऐसा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये आपको दोस्त मान रहे हैं, आपके ड्राइवर साहब कहने से गर्वान्वित महसूस हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा चलिए, मेरे साथ कोई कमेंट नहीं करिएगा कोई, ठीक है कोई बात नहीं। रघुवीर, कितना बढ़िया नाम रघुवीर। आपके नाम के एक साहित्यकार थे, बताइए नाम जानते हैं? इंटरव्यू में जाइएगा BPSC का तो पूछेगा, आपके नाम का एक साहित्यकार है रघुवीर सहाय, ठीक। अब पढ़े थे तो याद न था, दिक्कत ये है, पढ़े तो हम भी हैं बहुत कुछ, कोई पूछे आपसे सवाल ना तो बोलिएगा कि सर पढ़े थे पर याद नहीं है। हाँ जी, क्या लिखे? हो गया। अब लिखिए, कुछ क्या हो तो गया। अब लिखिए डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। अब लिखो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। कौची सर नहीं, जनांकीय संक्रमण, हालांकि इकोनॉमिक्स का विषय है ये, जनसंख्या का विषय उतना नहीं है जितना इकोनॉमिक्स का है, फिर भी बता देता हूँ, हमारे पास जो क्वालिटी है वो आपको दे देता हूँ। क्यों जी? जनांकीय संक्रमण सिद्धांत,
जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत, ये दिया गया 1929 में। किसने दिया? नॉटेस्टाइन। एफ.डब्ल्यू. नॉटेस्टाइन। फुल नेम जान के क्या करिएगा, यही किताबों में यही नाम रहता है, एफ.डब्ल्यू. नॉटेस्टाइन। जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया? एफ.डब्ल्यू. नॉटेस्टाइन। वाह, हैंड राइटिंग आप लोग का बहुत बढ़िया है। गर्ल्स में इनका हैंड राइटिंग बढ़िया है, इनका भी बढ़िया है। आप छिपा के लिख रहे हैं, आपका भी अबाउट अंग्रेजी में ठीक है। रूल पेज पे नहीं लिखे आप लोग को, मैं बार बार बोला हूँ, जब भी लिखे तो प्लेन पेज पर लिखिए। आप लोग कॉपी को अब है तो खत्म करके मानेंगे वाला बात मत मानिए, तो ले लीजिए प्लेन। रफ भी बनाइए तो प्लेने पर बनाइए। अच्छा मान लीजिए आपको कह दिया किसी ने कि आपको दौड़ निकालना है, पर लेकिन वहाँ दौड़ होगा राउंड में नहीं, सीधा रोड पर, तो आप राउंड पे प्रैक्टिस करेंगे। और घर पे भी दौड़ेंगे, छोटा मोटा दौड़ भी दौड़ेंगे तो किधर दौड़ेंगे? सीधा दौड़ेंगे। तो जिस पर आगे एग्जाम में आने हैं क्वेश्चन, तो हाँ, जो अगर रूल पे लिखने का आदत है तो फिर तिरछा लिखाने लगता है। कंप्लीट प्लेने पर लिखने का आदत डालिए। रब भी बनाइए प्लेन पर, सब भी बनाइए प्लेन पर। ये मेरा आपको राय है। बाकी अगर प्लेन भी यूज करेंगे तो मुझे घाटा क्या है, तिरछा होगा लाइन आपका, उसमें हम क्या, उसमें हो गया। क्या लिखा आपने? काश ऐसी हैंड राइटिंग मेरी होती, तब तक हम एसडीएम होते या कलेक्टर होते। मेरा हैंड राइटिंग एकदम बहुत गंदा है जनरली। अब बुजुर्गावस्था में नहीं सुधरता, ये सब बचपने में सुधरता है, हैं? हाँ, बूढ़ा सुगा पोस्ट नहीं मानता है। सुगा मन तोता। नेक्स्ट है ये, हमारे यहाँ तोता को क्या बोलते हैं? सुगा। हमारे यहाँ नहीं, पूर्वांचल में ही बोलते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट है ये, जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत कब दिया गया? 1929 में। किसने दिया? अब है क्या, पहले सुन लो, लिखना बंद करो। सुनो, लिखना बंद करो, ध्यान से मेरी बात सुनो। इतना बड़ा और इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, अगर यहाँ नहीं सीख पाए तो फिर यहाँ से दिल्ली तक कोई मास्टर आपकी औकात नहीं कि ये वाला सिद्धांत सिखा सके। ये सिद्धांत जितना बढ़िया मैं पढ़ाता हूँ, पूरे भारत में कोई नहीं पढ़ाता। भैया इस बात को कभी बोला हूँ जीवन में, पहली बार बोल रहा हूँ, एकदम बात सही है, यूनिक है। जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत, हम उस सिद्धांत को कहते हैं, ध्यान सुनिएगा। हम बोल दिए कि सबसे बढ़िया मैं इसको पढ़ाता हूं, तब फिर भी बिजी है। जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत उस सिद्धांत को कहते हैं जिसके द्वारा किसी भी देश की आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक स्टेटस के बारे में जानकारी अगर लेना है कि कौन सा देश गरीब है और कौन सा देश अमीर है, तो वहाँ के संसाधन को, वहाँ के जीडीपी को, वहाँ के प्रति व्यक्ति आय को हम देखते हैं। अगर आपके घर गरीब है, आप गरीब घर से आते हैं कि अमीर घर से, ठीक कैसे पता चलेगा? आपकी जमीन देखेंगे हम, कितना जमीन है, कितना बैंक बैलेंस है, महीना में कितना सोर्स है आने का, सोर्स ऑफ इनकम देखते हैं। ये तब देखते हैं जनरली जब बेटी का विवाह करना हो। जनरली वैसे किसी का औकात कोई मापता नहीं है, पड़ोसी नापता है हमेशा, कैसे तरक्की कर रहा है, किसी तरह कुछ लगाव अड़ंगा ताकि तरक्की इसका रुक जाए। लेकिन वैसे जनरली बाहरी लोग अगर आपकी तरक्की को देखते हैं तो वो विवाह के समय लड़का का कहा जाता है, लड़की का नहीं, कि आपका लड़का कितना कमाता है, कितना जमीन है, पिताजी क्या करते हैं। आजकल पिताजी के नाम पर भी शादी हो रहा है। अगर पिताजी बहुत बड़े पद पे है, लड़का बिल्कुल निठल्ला बेरोजगार है ना, अब पिताजी का हर महीने 2 लाख का इनकम है, तब भी दहेज मिल जाता है काम भर। पिताजी बोले अभी 10 साल नौकरी है जी, पता आपको क्या इसका बना कर रख देंगे, कम से कम 30 लाख लेंगे हम। उस लड़का को दहेज नहीं मिला, पिताजी को दहेज मिला है। शादी लड़का किया वो अलग बात है, लेकिन दहेज कौन लिया? पिताजी। या कुछ पिताजी तो राय भी देते हैं बेटा को कि बेटा जब तक जिंदा है, नौकरी में नहीं, जब तक नौकरी में है कर लो शादी, तुम तो कुछ करोगे नहीं, रिटायर हो जाएंगे तो जो मिलेगा 10 लाख कम जाएगा, फिर हम 10 लाख ज्यादा ले सकते हैं। तो भैया किसी के घर की औकात जानना हो मुझे तो कैसे जानते हैं? उस घर के जमीन को पता करते, कितना जमीन है, पटना में कितना मकान है, पटना में कितना फ्लैट है, बैंक बैलेंस कितना है, हर महीने का इनकम कितना है। लेकिन
ये जो सिद्धांत है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, यह जो सिद्धांत है, सुन लो मेरी बात, ये सिद्धांत बतलाता है, यह सिद्धांत बतलाता है कि किसी भी देश की जनसंख्या, किसी भी देश की आर्थिक स्थिति का पता लगाना हो, इधर देख लो, किसी भी देश की आर्थिक स्थिति का पता लगाना हो तो उस देश के फॉरेन करेंसी रिजर्व मत देखिए, उस देश के जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय मत देखिए, उस देश के जन्म दर और मृत्यु दर को देख लीजिए, उसी से पता चल जाएगा वो देश गरीब है कि अमीर। बहुत ज्यादा पैदा कर रहा है, इसका मतलब शिक्षित नहीं है, तो गरीबी के कारण शिक्षित नहीं है। और बहुत मर रहा है, जन्म दे रहा है उतना मरियो जा रहा है, इसका मतलब हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, तो इसका मतलब देश कैसा होगा, गरीब के अमीर? गरीब। तो बता दिए ना, बिना जीडीपी देखे बता दिए, बिना जीडीपी को देखे बता दिए कि वो देश गरीब है कि अमीर। ये सिद्धांत यही कहता है। क्या कहता है भैया? बिना किसी देश के आर्थिक स्थिति को देखे, वहां के बर्थ रेट और डेथ रेट को देखकर अगर बता दें कि देश गरीब है कि अमीर, तो इसी को क्या बोलते हैं? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे किसी के घर में गए, जैसे अंदर गए, अब पता है कि घर में 2 ही पति पत्नी है, मतलब एक ही कपल है, पति पत्नी, और जैसे बैठे हैं कुर्सी लगाकर, अंदर से 15 बच्चों की टीम निकला, और निकल के कोई पैकेट में हाथ लगा के पैसा निकाल लिया, कोई जेब से पैसा निकाल लिया, है ना, कोई चश्मा निकाल लिया, आज उसको कुछ नहीं मिला, बाल पकड़ नोच रहा है, मुझे भी दो मुझे भी दो कर रहा है, बाल पकड़ के खींच रहा है, मुझे भी दो कर रहा है। कहां से दे? अब तो मेरे पास किराया भी नहीं बचा जाने का, सब नोच लिया, छीन लिया, बोल भी नहीं सकते रिलेटिव के पास कि सब किराया छीन लिया है, पैदल निकल जाएंगे वहां से। तो बताइए, अब पता चला है पड़ोसी से कि इनका 30 बच्चा था, 15 को चिंदा बचा है भाग भरोसे, इसका मतलब जागरूक नहीं थे, तभी तो 30 बच्चा पैदा कर दिए। एक दंपत्ति कितना बच्चा पैदा कर दिया? 30। शिक्षित नहीं था, पढ़ा लिखा नहीं था। क्यों नहीं था पढ़ा लिखा? क्यों गरीब था। और 30 पैदा हो, 30 जिंदा नहीं बचा, 15 बचा, इसका मतलब स्वास्थ्य सुविधा भी नहीं मिला, यानी घर कैसा था? गरीब। एक घर में गए तो पता चला यहाँ भी 2 ही रहते पति पत्नी। अंदर से बहुत देर बाद एक बच्चे को धक्का देकर निकाला, एक बच्चा को, जाओ अंकल से मिल लो, वो भी धक्का देकर निकल रहा है, और भी नहीं आके गोद में बैठा, मुंह में उंगली लगा के ऐसे हिल रहा है ना? क्यों? जबरदस्ती गोद में लिए, बेटा क्या करता है, किस क्लास में पढ़ते हो, लो 10 रुपया, दे रहे तो ले नहीं रहा है, मम्मी की तरफ देख रहा है, मम्मी बोली ले लो अंकल से ले लो, तब लिया, परमिशन लेके। कुछ बच्चा होता परमिशन मांगता है गार्जियन से, पैसा कोई देने लगा तो उधर देखेगा कि बाद में कहीं कुटाई ना हो जाए कि पैसा ले लिया तुम, है ना? पर हम लोग तो ले लेते थे भाई, जब बचपन में थे ना, कोई रिलेटिव आए पैसा देने लगे तो शुरुआत में बोल देते थे एक बार ना 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 ना, एक ही बार, लेकिन दूसरी बार मिलता कि दोनों फॉर्मेलिटी हो जाए कि नहीं लड़का ले नहीं रहा था लेकिन दिया गया है, हम नहीं देते थे। फिर हम लोग गांव में बैट बॉल खेलते थे, उसमें मिलाया जाता था चंदा, कप्तान हम रहते थे, ज्यादा पैसा मिलाते थे तो कप्तान हमको सब बनाता था, खेलते बढ़िया नहीं थे फिर भी कप्तान हम ही रहते थे, भैया पैसा ज्यादा मिलाए, हमारा बैट बॉल देवे ना करेंगे खेलने के लिए, कल से भैया कप्तान हम रहेंगे और बैटिंग हम पहले करेंगे, भले आउट हो जाए, बॉलिंग हमको मिलना चाहिए, हम खाली फील्डिंग नहीं करेंगे। भैया तो सुन लो भाई, गरीब अमीरी पता लग गया, तो जन्म दर जिसका बहुत ज्यादा, मृत्यु दर भी ज्यादा, देश बहुत ज्यादा गरीब है, लेकिन धीरे धीरे हर परिवार एक स्टेज में नहीं रहता, अपनी स्थिति को ऊंचा करता है, तो जन्म दर तो उतने रह जाता है, लेकिन मृत्यु दर पे थोड़ा सा कंट्रोल होता है। जब जन्म दर मृत्यु दर दोनों बराबर हो तो पॉपुलेशन ग्रोथ होगा। अरे होगा? नहीं होगा, जितना जन्म लगा उतना मर जाएगा, यानी अति गरीब देश में भी जनसंख्या नहीं बढ़ता, अति गरीब देश में भी जनसंख्या नहीं बढ़ता, लेकिन जन्म दर वही रह जाए और मृत्यु दर कंट्रोल हो जाए थोड़ा सा, जनसंख्या बढ़ेगा नहीं, मधुमक्खी के छत्ते की तरह बढ़ेगा, एकदम विस्फोट हो जाएगा। दूसरा स्टेज में क्या हो जाएगा? जनसंख्या विस्फोट। और तीसरा स्टेज जब आएगा तो थोड़े लोग समझदार भी हो जाएंगे, तो जन्म दर भी थोड़ा कंट्रोल कर लेंगे और मृत्यु दर भी कंट्रोल कर लेंगे, यानी एक ही देश अपना स्टेज बढ़ाता जाता है। और चौथा स्टेज में क्या होगा? फिर से जन्म दर और मृत्यु दर, चौथा स्टेज में क्या होगा? फिर से जन्म दर मृत्यु दर इक्वल हो जाएगा धीरे धीरे, लेकिन इस बार इक्वल हुआ है पर दोनों कम है, जन्म दर भी बहुत कम और मृत्यु दर भी बहुत कम, यानी कि बहुत ज्यादा विकसित हो जाएगा देश, तभी ना ऐसा होगा, यानी इस बहुत ज्यादा देश विकसित हो तब भी जनसंख्या कंट्रोल होता है, अब बहुत ज्यादा गरीब हो तब भी जनसंख्या, पर दोनों में अंतर क्या है? वहां पर मजबूरी में कंट्रोल,
यहाँ पर समझदारी में कंट्रोल, यहाँ जन्मे नहीं हुआ, वहां तो जन्म हो रहा है, उतने मर रहा है इसलिए कंट्रोल, यहाँ वहां मजबूरी में कंट्रोल, यहाँ समझदारी में कंट्रोल। एक स्टेज और आता है, छठा स्टेज, उसमें जन्म दर ही कम हो जाता है और मृत्यु दर ज्यादा हो जाता है। मतलब वो ज्यादा वैसे नहीं, मतलब जन्मे 50 साल तक, किसी कॉलोनी में 60 साल 70 साल तक बच्चे पैदा नहीं हुआ है, बच्चा पैदा हो रहा है तो इतिहास हो जा रहा है। इस कॉलोनी में 1979 में एक बच्चा पैदा हुआ था, हिस्ट्री में दर्ज हो जा रहा है। अब मरने वाले लोग 95 साल 97 साल में मर रहे हैं, तब भी मृत्यु दर ज्यादा है। मतलब इस देश में बच्चा पैदा करने का फुर्सत है नहीं लोगों के पास। जर्मनी में तो एक बच्चा पैदा करते हैं, जर्मनी में एक बच्चा पैदा करते हैं कॉलोनी में, तो पूरा कॉलोनी को मिल करके चंदा करके उस व्यक्ति को, उस दंपत्ति को सम्मानित करता है कि आपने जो इस कॉलोनी पर एहसान किया है उसके लिए हम आप लोग आपकी आभारी हैं। रूस में नियम है कि जिस मदर, वहां एक अवार्ड चलता है, लेनिन मदर अवार्ड। उस अवार्ड जिसको मिलता है, जिस महिला को मिलता है, वो महिला को सरकारी नौकरी मिलती है, बंगला मिलता है, गाड़ी मिलता है, 2 लाख रुपए मिलते हैं, 2 लाख रूबल मिलता है, रूबल वहां का रुपया रूबल है, मिलता है, सुनिए मिलता है। और वो नियम है कि जिस मदर के 12 बच्चे होंगे उसी को अवार्ड मिलेगा। जनसंख्या गायब हो रहा है वहां पर, आज तक ये अवार्ड कोई भी महिला जीत नहीं पाई। वहां पर बाहर के लोग नहीं जा सकते, भी सुन लीजिए भाई। अभी कुछ लोग सोच रहे कि सर हम लोग पहुंचते हैं 12 क्या सर 15-20 का हम लोग हैं, है ना जी। तो भैया बच्चे हो ही नहीं रहे भैया, तो वहां किसी महिला ने ये अवार्ड नहीं जीता आज तक। अगर इंडिया में अवार्ड चलाया जाता तो, अगर नहीं भी होता तो पड़ोसी के बच्चे को ट्रेंड करके वहां शो कर देते कि मेरा ही सब है जी, रात में ट्रेनिंग देते सबको। हाँ, हालांकि अभी मणिपुर में दिया ना है, मणिपुर में एक जाति है जिसमें 1 लाख रुपए जनसंख्या बढ़ाने का दिया जा रहा है। भारत में पारसी लोग हैं, पता है आपको, पारसियों के लिए योजना चलाया जा रहा है। इंडिया में पारसियों के लिए योजना चल रहा है, जियो पारसी योजना। ये सब करंट अफेयर आपके लिए है, अभी मोदी जी चलाए हैं, पहले मनमोहन सिंह चलाए थे, अब मोदी जी। पारसियों की जनसंख्या मात्र 40,000 रह गया। पारसी धर्म के लोग इंडिया में कितने रह गए, और हर साल कम हो रहे हैं, हर साल 5,000 कम हो जाते हैं। इस हिसाब से 10-12 साल में पारसी खत्म हो जाएंगे भारत से। पारसियों में नियम क्या है ना कि वो लोग 40 साल में विवाह करते हैं, है ना, इंडस्ट्री लगाते हैं, बिजनेस करते हैं, करोड़पति खरबपति बन जाते हैं, तब विवाह के लिए सोचते हैं। अब मान लीजिए खरबपति बन गए, अमीर बन गए, करोड़पति बन गए, और आपको और उसके बाद 40 साल में विवाह किए, तो पता चला कि अपने बन गए कंपनी के एमडी, और पत्नी को बना दिए सीईओ, है ना। 7 दिन तो हनीमून के नाम पर घूमे फिरे, शादी के बाद फिर पता चला कि पत्नी बन गई सीईओ, अपने बन गए एमडी, तो पत्नी चली गई ऑस्ट्रेलिया में डील करने, अब पति चला गया अमेरिका में डील करने। एक तो 40 साल में विवाह, अब मुलाकात साल भर बाद, तो कहाँ जनसंख्या बढ़ेगा। क्या मतलब, ये बात समझिएगा, पारसियों की जनसंख्या कम क्यों हो रहा है, इस पर बात कर रहा हूँ। ये आपके आगे चल के काम आएगा, जनसंख्या पर कुछ लिखना हो आंसर तो वहां पर काम आएगा, या बात समझिएगा। जनसंख्या 40 में विवाह है तो आपको साथ रहना पड़ेगा कम से कम 2, 3, 4, 5, 10 महीने, तब जनसंख्या बारिश होगा, वरना आपके बाद क्या होगा, बाद में चैरिटी में आपके संपत्ति को दान में दे दिया जाएगा, या तो फिर गोद लीजिएगा, तो ज्यादा पारसी गोद लेते हैं। तो भैया इंडिया में चल रहा है, सब पता था आपको, इंडिया में भी जनसंख्या बढ़ाने का प्रोग्राम चल रहा है, बस सबके लिए नहीं। सोचिए कि हमारे लिए भी हो जाए, तो हमारे लिए हो जाएगा, तो फिर तो हम पूरे दुनिया का, पूरे ब्रह्मांड का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। तो कितने स्टेज जनसांख्यिकीय संक्रमण के, कितने स्टेज, 6 स्टेज। पहला स्टेज में उच्च जन्म दर उच्च मृत्यु दर, दूसरा स्टेज में उच्च जन्म दर पर थोड़ा कम मृत्यु दर, और तीसरा स्टेज में जन्म दर भी थोड़ा कम और मृत्यु दर और कम, और चौथा स्टेज में जन्म मृत्यु दर फिर बराबर, और पांचवा में जन्म दर ही कम और मृत्यु दर थोड़ा सा ज्यादा। हो गया। जनसांख्यिकीय संक्रमण की कितनी अवस्था, 6 अवस्था। यहाँ कर दो डी, सॉरी यहाँ कर दो BR बर्थ रेट, यहाँ कर दो DR, यहाँ कर दो स्टेज 1, स्टेज, बीच में गैप छोड़ देना 2-3 लाइन का, 2-3 लाइन का गैप बीच में छोड़ देना, 2, स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 5, स्टेज 6। इसको इधर लिखिएगा ताकि यहां पर जगह रहे सामने, 2 स्टेज के बीच में थोड़ा गैप दे दे के लिखिएगा।
7 साल में दुगनी हो गई बीपीएससी परीक्षा देने वाली महिलाओं की संख्या। 7 साल पहले जितना था ना फॉर्म, जितनी लड़कियां भरती थी, 7 साल में दुगना फॉर्म भरने लगी। सोचिए क्यों? नीतीश कुमार बोल रहे बीपीएससी जो पास करेगी उसको 1 लाख रुपया, पीटी खाली, पूरा पास नहीं, खाली पीटी निकालेगी तो 1 लाख, और आईएएस की पीटी निकालेगी तो 1 लाख। इसलिए तो मेहनत से पढ़ो। हम जिस स्टैंडर्ड का मैं पढ़ा रहा हूँ वो सिर्फ समझे कि बीपीएससी यूपीएससी लेवल का है, सब सारा जीके, मतलब नीचे वाला में भी काम आएगा। और अगर एक ही साल में यूपीएससी बीपीएससी दोनों क्वालिफाई कर गए तो 2 लाख, और उसी साल बीए पास किए तो 50,000 आओ, 2.5 लाख। एक ही साल में 2.5 लाख जाके दीजिए पिताजी को कितना, देखिए बिटिया को भेजे थे पटना, सारा पैसा लेकर चली आई, कितना खर्चा किए थे। लड़कों के लिए कुछ नहीं, लड़कों के लिए खाली ईबीसी और एससी को बिहार में बीपीएससी करने पर 50,000, ईबीसी और एससी लड़कों को क्या मिलता है, एसटी को 50,000 मिलेगा। 1 लाख आपको नहीं, 1 लाख लड़कियों को, लड़की को नहीं मिलता। आप क्या चाहते हैं नीतीश कुमार के कर दें आपके लिए? लिखिए पहला स्टेज में लिखो 40 से 45 प्रति 1000 जन्म दर। समझ में आ गया जी? इसमें भी क्या होगा, 40 से 45 प्रति 1000 मृत्यु दर। यहाँ पर ये सेम रह जाएगा, 40 से 45, बोला ना कम नहीं होगा, प्रति 1000 जन्म दर। और ये 35 से 40 ये घट जाएगा, बोले मृत्यु दर थोड़ा कम हो जाएगा सेकंड स्टेज में, जन्म दर वही रह जाएगा, पर सब लोग संबंधित स्वास्थ्य सुविधा ठीक कर लेंगे, लेकिन लोग जागरूक नहीं होंगे। हाँ लिखवाएंगे, अभी मतलब लिखवा देंगे, अति गरीब देश जो आ रहा था वो लिखवा देंगे। तीसरा लिखिए, ये भी कंट्रोल हो जाएगा, 35 से 40 प्रति 1000 और 30 से 35 प्रति 1000। फिर 10 से 15 प्रति 1000, 10 से 15 प्रति 1000। छह स्टेज, 5 स्टेज था ना जी, तब तुम लोग अपने मन से स्टेज जुड़वा दी 6 वो। अच्छा हम ही बोले थे, कोई बात नहीं, सॉरी। चलो 6 से 8 प्रति 1000 और 8 से 10 प्रति 1000। समझ गए ना कौन स्टेज में क्या होगा? अरे समझ में आ गया? अरे थ्योरी समझ में आ गया? हमको नहीं लगता किसी एक को नहीं समझ में आया, सबको समझ में आ गया होगा जिस तरीके से मैंने बताया। नहीं जी, बोलती है धनिया। धनिया कौन है? होरी की पत्नी। कौन से उपन्यास में? गोदान में। गोदान किसका उपन्यास है? सुने नाम गोदान का? प्रेमचंद के उपन्यास गोदान का नाम सुना है? उसमें होरी की पत्नी धनिया बोलती है कि एक ढेले की भी दवा दारू हो गई होती तो मेरे 5 बच्चे आज जिंदा होते। ढेला माने पैसा। एक ढेले की भी दवा दारू हो गई होती, दारू नहीं दवा हो गई होती। आजकल लोग दवा के साथ दारू ही बोलते हैं। भैया कुछ दवा दारू करा दो यार, बेचारा मर रहा है बुखार से, है ना? भाई तुम्हारी बिटिया 5 दिन से बीमार है, कुछ दवा दारू करा दो यार। क्या बोलता है सामने वाला? हुजूर लड़की जात है, बिना दवा दारू के ठीक हो जाएगी। लड़कियों के साथ हमारे क्या व्यवहार होता समझ में आ गया? लड़कियों के साथ हमारे पहले क्या व्यवहार होता था? हम बोले कि अरे राम खिलावन 5 दिन से तुम्हारी बिटिया बीमार है, इसको कुछ दवा दारू करा दो, है ना? तो उसका बाप क्या बोलता? राम खिलावन, हुजूर लड़की जात है, बिना दवा दारू के ठीक हो जाएगी। बेटा होगा तो तुरंत माथा दर्द में भी पारस, बेटी है तो बिना दवा दारू के ठीक हो जाएगी। पर अब सोच बदला है धीरे धीरे। इलाइन किसका बोले? इलाइन जो बोले ना बिना दवा, हुजूर लड़की जात है, कि मैला आंचल एक उपन्यास है, सुना है ना? मैला अंचल एक उपन्यास है फणीश्वर नाथ रेणु का, सुना है? बिहार के रचनाकार है फणीश्वर नाथ रेणु, उत्तर बिहार का। उन्होंने किताब लिखा, उपन्यास लिखा मैला आंचल। आंचल मतलब महिलाओं की साड़ी का टुकड़ा नहीं, आंचल का मतलब अंचल। अंचल का मतलब एक छोटा सा क्षेत्र, सिमरी और बेल्लारी। सिमरी और मधुबनी जिले के 2 क्षेत्र, सिमरी और बेल्लारी, जहाँ कमला और बागमती बहती है, उसके बीच के क्षेत्र। ऐसा उपन्यास जो किसी क्षेत्र विशेष के संस्कृति भाषा को लेकर बने, उस उपन्यास को आंचल नहीं, उस आंचलिक उपन्यास कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? आंचलिक। इसलिए मैला आंचल क्या है? एक प्रकार का आंचलिक उपन्यास है ना? उसमें उसी में ये लाइन था, हुजूर लड़की जात है, बिना दवा दारू के
ठीक हो जाएगी। अब लड़का को नहीं लोग दिखाते, नहीं अब लड़की का ही इलाज कराते, वो ओलंपिक में मेडल लेके आ रही है, सब पैसा 2.5 लाख रुपया नीतीश कुमार से लेकर आएगी वो। हो गया, समझ गए। अब इसके अंदर में कुछ लिखवाएंगे बाद में, आज नहीं। कहाँ बराबर है जी? 6 से 8 अब 8 से 10 हो गया। हाँ दोनों बराबर है, पर बहुत ज्यादा जन्म है ना जी, बहुत ज्यादा मृत्यु है ना जी, बहुत ज्यादा जन्म बहुत ज्यादा मृत्यु ना, तो लिखिए लो और क्या, लिख लो तभी लिखवाई देते। समझ में आ गया बात? यहाँ मजबूरी में कंट्रोल, कि यहाँ मजबूरी में कंट्रोल और यहाँ समझदारी में कंट्रोल। तो लिख लीजिए यहाँ पर अति गरीब देश, अति गरीब देश, वहां लिख देना नीचे में, पहला स्टेज के नीचे लिख दो अति गरीब देश, अत्यंत पिछड़ा देश या अति गरीब देश लिखो। अत्यंत पिछड़ा देश भी लिख सकते हो, अत्यंत पिछड़ा देश। लग रहा है ना आपको पिछड़ा होगा? जिस घर में गए 30 बच्चा पैदा हुआ था, 15 को आपके सर पे बैठ गया, वो गरीबे देश घर में है जी। अत्यंत पिछड़ा देश, कितना बढ़िया एग्जाम्पल लेके समझाए हैं। फिर भी अत्यंत पिछड़ा देश, ऐसा मत सोचना कि सर ऐसे घरों में गए होंगे कभी, मैं कभी इस तरह के घरों में गया नहीं, ये मन से एग्जाम्पल गढ़ लिया। वो वाला में गया हूँ जो लड़का ऐसे से घूमता है उंगली डाल के मुंह में है, हाँ मुंह में। आजकल बच्चों की आदत होती है मुंह में उंगली डाल रखना, छोटा छोटा बच्चा जो होता है ना, 5 साल 4 साल 3 साल वाला, कुछ लोगों की आदत हो जाती है मुंह में उंगली डालना। हाँ देखिए भैया, पहला स्टेज में क्या है, पहला स्टेज में क्या है? अति गरीब। दूसरा में लिखो विकासशील देश। भाई अब स्वास्थ्य सुविधा ठीक, देखो इधर स्वास्थ्य सुविधा ठीक हुआ तबे तो मृत्यु दर कंट्रोल हो गया। तो लिखो अब विकास करने लगे हम लोग, लिखो विकासशील देश। इसमें कौन आएगा? सेकंड स्टेज में लिखो डेवलपिंग कंट्री, विकासशील देश, विकासशील। सेकंड स्टेज में क्या आएगा? विकासशील देश। थर्ड स्टेज में क्या हुआ? और विकसित हो जाएंगे हम लोग। लेकिन सुनो, विकासशील देश लिख दिया सेकंड स्टेज में, नहीं तो पहला स्टेज में एक चीज और जोड़ लेना, जनसंख्या नियंत्रण में रहेगा। पहला स्टेज में एक चीज और लिख लो, जनसंख्या नियंत्रित। पहला स्टेज में एक चीज और जोड़ लो, जनसंख्या क्या रहेगा जी? अच्छा इसे रटना पड़ रहा है, समझना पड़ रहा है, समझ भी रहे हो ना? जनसंख्या जितना जन्म रहा उतने मरेगा, तो जनसंख्या नियंत्रित रहेगा। दूसरा में लिखो, जहां विकासशील देश लिखे हो ना दूसरा में, वहां लिखो जनसंख्या विस्फोट की अवस्था। यहाँ पर क्या होगा? जन्म दर उतने रह गया, अब मृत्यु दर कंट्रोल हो गया, तो जनसंख्या विस्फोट करेगा ना। दूसरा सेकंड स्टेज में लिखो जनसंख्या विस्फोट। क्या होगा यहाँ पर? जनसंख्या बम की तरफ फटेगा। इंडिया आजादी के बाद इसी में आ गया था, आजादी से पहले पहला वाला में था, आजादी के बाद किस में आ गया? सेकंड स्टेज। देखे हम लोग 33 करोड़ थे जब आजाद हुए थे, तो अब 133 करोड़ हो गए, मैंने 1 करोड़ बढ़ा लिए एक साल, मतलब आजादी के बाद ही था, 72 साल में, 76 साल जितना साल में। आजादी का महोत्सव मना रहे हैं, पता है आपको? अमृत महोत्सव, इसे पढ़िएगा। आजादी का क्या मन रहा है? 75 साल पूरा होने के अवसर पर आजादी का क्या मन रहा है? अमृत महोत्सव, करंट अफेयर है। तीसरा स्टेज लिखिए। अब सुनो, तीसरा में क्या देख रहे हो? अब लोग जागरूक भी हो गए, मैंने विकासशील से भी थोड़ा ऊपर उठ रहे हैं, लेकिन अभी विकसित हुए नहीं है। नहीं तो क्या करेंगे? देखो जनसंख्या नियंत्रण तथा विकसित देश की ओर उड़ान की अवस्था हम लोग चल दिए। देखिए जनसंख्या नियंत्रण तथा विकसित देश की ओर उड़ान की अवस्था है, सेकंड अवस्था। उड़ान भर लिए है, अब पहुंचे नहीं है, पर उड़ान भर ली गई। देखिए जनसंख्या नियंत्रण तथा विकसित देश की ओर उड़ान की अवस्था, जनसंख्या नियंत्रण तथा विकसित देश की ओर उड़ान की अवस्था, की ओर उड़ान की अवस्था, जनसंख्या नियंत्रण तथा विकसित देश की ओर उड़ान की अवस्था। समझ में आ गया ना? उड़ान भर लिए पर पहुंचे अभी नहीं। 5वां स्टेज, चौथा स्टेज लिखिए विकास, अब पहुंच विकसित हो गया, लेकिन विकसित अवस्था तथा जनसंख्या नियंत्रण की अवस्था फिर हो गया नहीं, फिर भी अब भी क्या होगा? जनसंख्या नियंत्रण, विकसित अवस्था तथा जनसंख्या नियंत्रण की अवस्था, जनसंख्या नियंत्रण की अवस्था। और अंतिम अवस्था में आइए, जनसंख्या क्यों नियंत्रण, समझ में आ रहा है?
अब क्या होगा, इसमें तो फुर्सत नहीं जनसंख्या बच्चा पैदा करने का लोगों को। यहाँ क्या होगा, अति विकसित देश, देखिए एक्सट्रीम डेवलप्ड कंट्री, देखो अति अंतिम अवस्था में क्या आएगा, अति विकसित देश, बस अति विकसित देश। थोड़ा जल्दी किया लेकिन समझ में आया सबको? कैसा लगा क्लास आज का? आज का क्लास टेक्निकल था, जो नहीं आया उसके लिए तो किस्मत